बहुत ही जल्द भारत की इंडिजिनस लाइट टैंक तैयार होने वाला है। एडी की तरफ से अभी भारत की पहली आर्म ड्रोन को तैयार कर लिया गया, जो कि टर्की की बैरक्टर ड्रोन की स्टैंडर्ड का ड्रोन होने वाला है। एक प्राइवेट सेक्टर इंडियन कंपनी की तरफ से अभी पहली बार एक लॉइटरिंग मुनिशन को तैयार किया गया है और अंत में पाकिस्तान का दावा है कि उनके पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो कि भारत की अंडमान और निकोबार आइलैंड तक को भी निशाना बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लाइट टैंक को लेके। चाइना के साथ चल रही फेसअप के दौरान भारत को सबसे पहले लद्दाख रीजन में लाइट टैंक की जरूरत महसूस हुआ था। फिर उसके बाद लगभग 2 डजन फ्रूट टैंक को रशिया से इमरजेंसी बेसिस पर खरीदने का प्लान बनाया गया था, लेकिन उसके बाद लगभग 350 लाइट टैंक को एक सेपरेट टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा था। लेकिन इंपोर्ट बैन लिस्ट के अंदर जब लाइट टैंक को इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दिया गया तो उसके बाद ये साफ हो चुका था कि अगर आगे चल के इंडियन आर्मी में कोई भी लाइट टैंक को शामिल किया जाएगा तो वो एक इंडिजिनस टैंक ही होने वाली थी। और अभी डीआरडीओ की तरफ से भी एक इंडिजिनस लाइट टैंक को डेवलप किया जा रहा है, जो कि इंडियन आर्मी की फ्यूचर लाइट टैंक होने वाली है। अब इसमें सीवीआरडी, डीआरडीओ और एलएनटी की तरफ से एक लाइट टैंक को डेवलप किया जा रहा है, जो कि मेनली K9 वज्र टी गन की चेसिस को बेस करके डेवलप किया जा सकता है। और डीआरडीओ की तरफ से बताया गया था कि वो अभी हमारी नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक की चेसिस को बेस करके भी एक लाइट टैंक को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, आखिर किस टैंक पर अभी काम किया जा रहा है। पर अभी एक अच्छी बात यह है कि एलएनटी की तरफ से अभी जिस लाइट टैंक को बनाया जा रहा था वो अभी अपनी पहली लाइट टैंक की प्रोटोटाइप की फैब्रिकेशन वर्क को स्टार्ट कर चुके हैं और 2023 की जून या जुलाई के बीच वो अपनी पहली लाइट टैंक को टेस्ट करने वाले हैं। बताया गया कि इसमें सीवीआरडी की तरफ से भी एलएनटी की मदद किया जा रहा है और अभी इस नए लाइट टैंक को MEK 1 कैटेगरी के अंदर डेवलप किया जा रहा है। इसमें अभी एक M2 MT811 K500 V8 वाटर कूल डीजल इंजन का इस्तेमाल करने का प्लान किया गया, जो कि 1000 HP का इंजन होने वाला है और इसको स्पेशली हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए तैयार किया जाएगा। इनिशियली आर्मी की तरफ से जिन लाइट टैंक के लिए टेंडर को फ्लोट किया गया था उसकी RFI के मुताबिक इन टैंक्स का वजन 18 टन से 25 टन तक होने की बात की गई थी, लेकिन अभी डीआरडीओ और एलएनटी की तरफ से इस टैंक को डेवलप करने की बात की जा रही है। इसका वजन 30 से 35 टन तक होने की बात किया जा रहा है। अगला अपडेट यूएवीज को लेके है। पिछले साल एडी की तरफ से बताया गया था कि वो अब एक आर्म्ड यूएवी को डेवलप करने वाले हैं, जिसका नाम आर्चर यूएवी बताया गया था। अभी बताया जा रहा है कि फाइनली एडी की तरफ से आर्चर यूएवी की फैब्रिकेशन वर्क को स्टार्ट किया जा चुका है। वैसे देखा जाए तो आर्चर यूएवी रुस्तम 1 यूएवी का एक मॉडिफाइड और एनहांस्ड वेरिएंट था, जो कि अपने साथ एयर टू ग्राउंड वेपन्स या मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। इसे एडी के डायरेक्टर डॉक्टर वेणुगोपाल की तरफ से टर्किश बैरक्टर ड्रोन की बराबरी का ड्रोन बताया जा रहा है और इसके अंदर अभी जो भी एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सभी के सभी लगभग रुस्तम 2 ड्रोन के साथ सिमिलर है, जिस वजह से इनको ऑपरेट करने के लिए हमें एक सेपरेट ग्राउंड बेस की या फिर LRU यूनिट की जरूरत नहीं पड़ने वाली, जो कि आगे चल के मेंटेनेंस या लॉजिस्टिक रिलेटेड इशू को काफी हद तक कम करने वाले हैं और एक ही बेस से हम लोग आसानी के साथ इन दोनों यूवी को ऑपरेट कर सकते हैं। अब एडी की तरफ से अभी आर्चर यूवी की फैब्रिकेशन करने के साथ साथ ज्यादा मात्रा में ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को भी ऑर्डर किया जा रहा है, क्योंकि अभी रुस्तम 2 ड्रोन का भी सभी ट्रायल कंप्लीट होने वाला है और एडी को उम्मीद है कि आगे चल के इसके ट्रायल पूरे होने के बाद रुस्तम 2 की लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट लॉइटरिंग मुनिशंस को लेके है। अब लॉइटरिंग मुनिशंस वो एमुनिशंस होते हैं जो कि दिखने में तो ड्रोन की तरह होते हैं, लेकिन इनको ज़रूरत पड़ने पर सुसाइड स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास इजरायली ओरिजिन हरफ ड्रोन्स मौजूद है, जिनको हम लॉइटरिंग मुनिशंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अभी तक हमारे पास ऐसी कोई भी लॉइटरिंग मुनिशन मौजूद नहीं था जो कि इंडियन ओरिजिन से था, या फिर अभी तक कोई भी इंडियन ओरिजिन लॉइटरिंग मुनिशंस को डेवलप नहीं किया गया था। लेकिन फाइनली अभी एक प्राइवेट सेक्टर इंडियन कंपनी की तरफ से भारत की पहली लॉइटरिंग मुनिशन को डेवलप किया गया। इसे सोलर ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड की तरफ से डेवलप किया गया और अभी इसको लद्दाख में सफलता के साथ टेस्ट किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक सोलर ग्रुप की तरफ से LM0, LM1 और हेक्साकॉप्टर नाम की 3 लॉइटरिंग मुनिशंस को बनाया गया था, जिसमें से तीनों को सफलता के साथ अभी लद्दाख की नुब्रा वैली में टेस्ट किया जा चुका है।
LM-0 और LM-1 की बात करें तो ये करीब 1 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं और जो हेक्साकॉप्टर है ये लगभग 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। और साथ ही ये दुनिया के पहले मैन पोर्टेबल लॉन्चिंग मुनिशंस भी होने वाले, जिसमें 4 kg तक वॉरेट मौजूद रहेगा और ये लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई में उड़ान भर पाएंगे। अगला अपडेट ऑगुस्टा वेस्टलैंड चॉपर स्कैम को लेके। 1 या 2 दिन पहले हम लोग हमारी डिफेंस स्टॉक सीरीज के अंदर इसके बारे में बात कर रहे थे कि अभी भारत के पास 3 101 हेलीकॉप्टर मौजूद है, जिनको उस दौरान ऑगुस्टा वेस्टलैंड से खरीदने का फैसला किया गया था और कुल मिलाकर ऐसे 12 हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया गया था, लेकिन 2013 में स्कैम की वजह से इस टेंडर को कैंसिल करना पड़ा था। तो तब तक हमें 3 हेलीकॉप्टर को डिलीवर किया गया था और वो आज भी हमारे पास मौजूद है और आज भी इन हेलीकॉप्टर्स को दिल्ली की पालम एयरबेस में रखा गया। लेकिन लियोनार्डो को बैन करने के बाद इन हेलीकॉप्टर्स को कभी भी इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं किया गया था और वैसे भी बिना स्पेयर पार्ट और सपोर्ट के इनको इस्तेमाल करना संभव नहीं था। लेकिन अभी जब वापस लियोनार्डो को बैन लिस्ट से हटा दिया गया और लियोनार्डो अभी हमारे साथ डिफेंस या बिजनेस डील को कर सकता है, तो ऐसा लग रहा था कि शायद अभी लियोनार्डो से इन 3 हेलीकॉप्टर की सर्विस या फिर स्पेयर को प्रोवाइड करने के लिए कहा जाएगा और इनको ऑपरेशनल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन तब भी इनमें एक प्रॉब्लम ये था कि ये बस 3 ही हेलीकॉप्टर थे, तो 3 ही हेलीकॉप्टर के लिए सर्विस या स्पेयर पार्ट को हासिल करना और रेगुलर बेसिस पर इनको मेंटेन करना हमारे लिए थोड़े महंगे पड़ सकते थे, जिस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन हेलीकॉप्टर्स को लियोनार्डो को या ऑगुस्टा वेस्टलैंड को वापस करने का फैसला किया जा रहा है। इसको लेके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री को बताया गया था कि ये हेलीकॉप्टर पिछले 8 से 10 सालों से ऐसे ही हैंगर में पड़े हुए हैं और इनको अभी वीवीआईपी ड्यूटी में एकदम से डिप्लॉय करना सही नहीं होगा और ऊपर से हमारे पास अभी बस ऐसे 3 ही हेलीकॉप्टर मौजूद है, तो इनको ऑपरेट करने में हमें ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं पड़ने वाले, जिस वजह से आगे चल के शायद इनको लियोनार्डो को वापस करने का प्लान बनाया जा रहा है। अगला अपडेट एक मिक्स्ड अपडेट होने वाला है, जिसमें हम एक ही हेडलाइन के अंदर मल्टीपल अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और मेरे हिसाब से आज हम एक ही हेडलाइन के अंदर लगभग 3 अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं। रिसेंटली फिलीपींस की तरफ से बताया गया था कि उनके डिफेंस फोर्सेस में अभी फिलीपींस की तरफ से अपनी पहली ब्रह्मोस रेजिमेंट को तैयार कर लिया गया। इसी साल जनवरी के महीने में ऑफिशियली भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल किया गया था, जिसकी कीमत लगभग $375 मिलियन था और इसमें फिलीपींस की तरफ से भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की 3 रेजिमेंट को खरीदने की बात की गई थी। अभी भारत की तरफ से फिलीपींस की डिफेंस फोर्सेस को ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने के साथ साथ इनकी सपोर्ट और ट्रेनिंग जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने का फैसला किया गया है और इसी वजह से अभी फिलीपींस की डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशियल जल्दी ही भारत आने वाले हैं, जहां पर उनको ब्रह्मोस मिसाइल को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दिया जाएगा। वो इसी साल की जुलाई से अगस्त के बीच भारत आने वाले। अगस्त के महीने के बाद फिलीपींस की टीम को यहाँ पे ट्रेनिंग देना शुरू किया जाएगा। इसके बाद आने वाले 18 महीनों के अंदर भारत की तरफ से डील में साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल को हैंडओवर किया जाएगा। इसी बीच एक और अपडेट पिनाका रॉकेट्स की तरफ से भी है और अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर से भारत की तरफ से पिनाका रॉकेट की एनहांस्ड वेरिएंट को राजस्थान में टेस्ट किया जा चुका है और एक बार फिर से 12-12 करके 24 रॉकेट्स को फायर किया गया है। पिनाका एनहांस्ड वेरिएंट की बात करें तो इसकी ओरिजिनल MK1 वर्जन को आगे चल के रिप्लेस करने वाला है और आगे चल के आर्मी की तरफ से भी पिनाका MK1 को पिनाका MK1 एनहांस्ड वर्जन से रिप्लेस करने का प्लान किया गया, क्योंकि पिनाका की एनहांस्ड वेरिएंट की बात करें तो ये अपनी मार्क 1 वर्जन के मुकाबले ज़्यादा प्रिसिशन और लगभग 5 किलोमीटर तक एडिशनल स्ट्राइक रेंज को प्रोवाइड करने वाला है। इसके अलावा पिनाका मार्क 2 और गाइडेड पिनाका को भी डेवलप किया जा रहा है, जिनको जल्दी ही आगे चल के टेस्ट किया जाएगा। और आखिरी अपडेट की बात करें तो जब एक तरफ भारत मिसाइल टेस्ट को कर रहा है और पिनाका रॉकेट को टेस्ट कर रहा है, तभी पाकिस्तान की तरफ से भी 1-2 दिन पहले अरविंद सिंह के ऊपर एक नोटम वार्निंग को इशू किया गया था और आज पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आज अपनी शाहीन 3 मिसाइल का एक सफल परीक्षण कर लिया गया। पाकिस्तान की DG एस्पायर के मुताबिक ये शाहीन 3 मिसाइल का एक रीवैलिडेशन ट्रायल था, जिसमें मिसाइल की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन पाया गया है और ये एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि लगभग 2750 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है और पाकिस्तान के मुताबिक इसकी मदद से पाकिस्तान चाहे तो भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड पर भी स्ट्राइक कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।